तो देखिएगा ही मेड, उन्होंने बनाया, ही मेड ग्रुप ऑफ द 3 एलिमेंट, 3 तत्वों के ग्रुप या समूह को बनाए। किसने बनाया? डॉबे राइनर की बात हो रही है। तो देखिएगा ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड ट्रायड। ट्रायड का मतलब त्रिक, ठीक है। तो देखिएगा डॉबे राइनर ने 3 तत्वों के समूह बनाए या ग्रुप बनाए, उनके प्रॉपर्टीज के आधार पे उन्हें एक्सप्लेन करने का जो प्रयास किए, उस नियम को हम बोलते हैं डॉबे राइनर का ट्रायड रूल या डॉबे राइनर का त्रिक नियम। अब देखिए थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में बात कर लेते हैं। इंग्लिश में आप एक लाइन में डेफिनेशन लिखेंगे, आप सोचेंगे कि हिंदी में इतना एक्सप्लेन क्यों हो गया है, क्योंकि वो समझाने के लिए इतना हो गया है, ठीक है ना। तो देखिए इन्होंने समान गुणधर्म वाले अनेक तत्वों को 3 के समूह में उनके परमाणु भारों के क्रम में, ऊपर ये इसीलिए बोला गया था कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होगा, किसी न किसी प्रॉपर्टीज का आधार होगा, कोई न कोई प्रॉपर्टीज का आधार होगा ना। तो देखिएगा कि इन्होंने समान गुण धर्म वाले अनेक तत्वों को उनके 3 के समूह में उनके परमाणु भारों के क्रम में रखकर एक त्रिक नियम बनाए और बताए कि प्रत्येक समूह के बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान, जैसे देखिए 3 के समूह में तत्वों को अरेंजमेंट इस प्रकार से किए और उसके आधार पर उन्होंने बताया कि जो बीच वाला तत्व होता है, ठीक है, प्रत्येक समूह के बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार होता है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो लगभग फर्स्ट और थर्ड वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के योग के लगभग क्या होता है, मध्यमान होता है। अर्थात फॉर एग्जाम्पल जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक त्रिक समूह है, ठीक है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहे हैं डॉबे राइनर का त्रिक नियम बता रहा है कि इन्होंने जिस प्रकार से 3 समूह के तत्वों को लिए थे उसी को ये बता रहा है कि जैसे लिथियम ले लिए, सोडियम ले लिए, पोटेशियम ले लिए, तो अगर लिथियम जो पहला तत्व है उसका परमाणु भार 7 और लास्ट का मतलब थर्ड का एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो उसका मध्यमान अगर करते हैं, अगर हाफ करते हैं तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार निकल करके आ जाता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हम 3 के समूह में रखते जाएंगे और सबका परमाणु भार कैलकुलेट करते जाएंगे। यही नियम देने का प्रयास किसने किया था? डॉबे राइनर ने दिया था, पर यह फेड हो गया। आगे देखेंगे कैसे क्यों फेड हो गया। देखिए और भी इन्होंने एग्जाम्पल दिए, जैसे बोरान, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो इन्होंने बताया कि बोरान का एटॉमिक नंबर 9 और कैल्शियम का जो थर्ड एलिमेंट है उसका परमाणु द्रव्यमान 40। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, उसका हाफ कर दीजिए, यानी हाफ का मतलब क्या होता है, 2 से भाग करेंगे तो आधा आधा हो जाएगा ना, हाफ हो जाएगा ना। तो उन्होंने बताया कि फर्स्ट और थर्ड को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए, यानी हाफ कर दीजिए, बीच वाला जो तत्व होगा उसका परमाणु भार निकल के चला आएगा, ठीक है ना, जैसे देख सकते हैं। उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन का 35, उसके बाद देखिएगा क्या बोलते हैं आयोडीन का 127, ठीक है। इसको जोड़ करके इन्होंने क्या बता दिया कि इसका मध्यमान अगर लेंगे तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से अरेंजमेंट करने का प्रयास किए थे, ठीक है ना। लेकिन डॉबे राइनर का यह त्रिक नियम सफल नहीं हो सका क्योंकि अन्य सभी तत्वों के लिए त्रिक समूह नहीं बन सका, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल हम अपने से करके देख लेते हैं कि क्या सही बात है क्या गलत है। तो चलिए एग्जाम्पल हम कुछ अपने से करके देख लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक है। 3 के समूह में रख लीजिए, इन तीनों को रख लीजिए, इन तीनों को रख लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका परमाणु भार 1 होता है, इसका परमाणु भार कितना होता है 7 होता है। तो 7 1 8, 8 का आधा कितना होगा 4 होगा, इसके लिए तो फॉलो हो रहा है। अब उसके बाद देखिए बेरिलियम का कितना होता है 9 होता है,
कार्बन का 12, तो 12 8 20 एक 21 होगा ना, 21/2 मतलब 10.5। आगे देख लेते हैं इसको। नाइट्रोजन का 14 होता है परमाणु भार, फ्लोरीन का कितना होता है बोलिए, 19, ठीक है, फ्लोरीन का 19 होता है। तो जोड़ लीजिए 9 4 13, 13 को 3 हो जाएगा, 1 1 2 और 2 1 3, इसका हाफ करेंगे, 2 1 का 2, 2 6 का 12, 2 पंजे 10, 16.5। देखिए कहीं ना कहीं फॉलो नहीं होता। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, ठीक है ना, और बोरान का 10 होता है। तो देखिए 10.5 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये रूल फॉलो हो गया, सब पे फॉलो नहीं हो रहा था, इसलिए सभी तत्वों के लिए त्रिक नियम नहीं बन सका। ओके, आगे हम देख लेते हैं अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल। न्यूलैंड ऑक्टेट रूल किसी बुक में 1865 लिखा रहता है, किसी में 66, तो थोड़ा सा बस आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, वैसे तो पूछा नहीं जाएगा। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या होता है, जैसे तो देखिएगा, न्यूलैंड ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि द अरेंज्ड द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास एंड ऑब्जर्व दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट वाज सिमिलर प्रॉपर्टी टू वन एलिमेंट्स, ठीक है। हिंदी में भी देख लीजिए, अभी 2 मिनट का मात्र वीडियो होगा। तो न्यूलैंड ने बताए कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में, किसके क्रम पे, परमाणु भारों पे, ठीक है ना, अगर रखा जाए तो किसी तत्व से 7 तत्व छोड़कर पहले तत्व के जो गुणों में, यानी पहले तत्व की गुण की बात हो रही है, ठीक है ना, तो पहले तत्व के गुणों में 8वें तत्व से समानता होती है। जिस प्रकार से संगीत में 8वां व पहला स्वर समान होता है। देख लेते हैं इन्होंने क्या बताया कि देखिए, न्यूलैंड ने बताया कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के आधार पे अरेंज किया जाए, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, देख रहे हैं ना, यहाँ पे काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए यहाँ तक देखिए, 7 तक देखिए, 1 to 7 तक देखिएगा। न्यूलैंड ने यही बताया कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के आधार पे अरेंज किया जाए, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए, तो किसी तत्व से 7 तत्व छोड़ करके, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे सपोज करिए, यहाँ से लेकर 7 तत्व छोड़ करके, ठीक है ना। आप देखिए क्या बोल रहा है, छोड़कर पहले तत्व के गुणों में 8वें तत्व से समानता होती है। तो देखिए ये पहला तत्व है, इसको माने हैं, यानी सा, देख रहे हैं ना। फिर उसके बाद देखिए ई 8वां तत्व है, यानी ई 8वां है। तो देखिए दोनों सेम आए ना, तो दोनों की प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है, समान होती है। किसने बताया, न्यूलैंड ने बताया, ठीक है ना। तो इनमें डीमेरिट क्या था, ठीक है ना, डीमेरिट यही था, कमी यही थी कि ये सब पे फॉलो नहीं हो पाया, सब पे लागू नहीं हो पाया, इसलिए इनका जो कॉन्सेप्ट है ये फेल हो